नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बेला इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप हमारा पहला वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने आपको 12वीं कक्षा के खंड ख पार्ट बी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने उस इंट्रोडक्शन में यह भी बताया था कि हम इस खंड में सबसे पहले उस पार्ट को टच करेंगे जहां से सबसे अधिक नंबर मिलेगा और साथ ही साथ समय भी कम रहेगा और कुछ नई जानकारियों के साथ हमारी रुचि बढ़ेगी। क्योंकि ये जो पार्ट मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, ये यूनिट बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स, वर्तमान की भौतिकी जो चल रही है आपके सामने वो है और इसमें आपको काफी इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आप इसके अधिकतम भाग प्रयोगात्मक रूप से पढ़ेंगे। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या आपको प्रयोगों के आधार पर जानने को मिलेगी, जिस कारण से आप इसमें बेहतर और इसे रुचिकर महसूस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम चूंकि शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 के खंड ख के द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति यूनिट को, तो इस यूनिट को शुरू करें उसके पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविकता में यह यूनिट क्यों पढ़ी जा रही है। तो अगर आपसे यह बात पूछी जाए तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को, पहले वाले लेक्चर को अगर सुने होंगे तो उसमें मैंने प्रकाश के द्वैत प्रकृति की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि प्रकाश के पास दो तरह की प्रकृति होती है, एक तरंग की और दूसरा कण की। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं उस क्रम में कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय वेक्टर दोनों होते हैं और इस विद्युत और चुंबकीय वेक्टर और इस तरंग के आगे बढ़ने के बीच का संबंध क्या था, तो आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर विद्युत जो आपका वेक्टर होगा, सदिश होगा, चुंबकीय सदिश जो होगा, मैग्नेटिक वेक्टर जो होगा और जो तरंग होगी, यह तीनों एक दूसरे के लंबवत होगी। मैंने ये आपके सामने आपको याद दिलाने के लिए ही ये बना रखा है। आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर आप कहते हैं कि वाई एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, विद्युत सदिश है, जेड एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक वेक्टर है, चुंबकीय सदिश है, तो आप पाएंगे तरंग के संचरण की दिशा वाई अक्ष के परितः होगी, वाई एक्सिस के अलावा होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और तरंग के चलने की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अब बात आगे करें तो प्रश्न आगे बढ़ता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति की बात कैसे समझ में आई और कैसे ज्ञान हुई। तो ये बहुत साफ सी बात है कि प्रयोगात्मक रूप से देखा गया तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग थे जिन प्रयोगों को आप तरंग की प्रकृति से समझ पाए और बहुत सारे प्रयोग ऐसे थे जिनको आपने कण के माध्यम से समझा, जिस कारण से आपने कहा कि प्रकाश के पास जो है वह दोनों ही गुण है, तरंग और कण दोनों के ही गुण हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों गुण एक साथ कभी भी प्रदर्शित नहीं होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुछ ऐसे नाम लिए जाए जो हमारे लिए बहुत ही आसानी से जानने योग्य हो कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिनको तरंग के आधार पर जाना जा सका। तो जैसा आप जानते हैं अंग्रेजी में इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवण, इस तरह की कुछ मुख्य घटनाएं थी जिसको समझने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में मानना पड़ा। जबकि वहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इस तरह की घटनाओं को समझने के लिए हमें प्रकाश को कण के रूप में मानना पड़ा और इस आधार पर कहा गया कि प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति है, कभी वह कण की तरह व्यवहार करती है तो कभी वह तरंग की तरह व्यवहार करती है। कण की प्रकृति को सबसे पहले कैसे जाना गया, तो अगर इस बात की ओर बढ़ा जाए तो कण की प्रकृति को जानने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आइंस्टीन ने प्लैंक के सिद्धांत पर आधारित होकर के कण की प्रकृति को बताया। प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए
जिस सिद्धांत को लिया था उसी सिद्धांत पर आधारित होकर के आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में पाया जाता है और इस एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है, और एनर्जी का जो सबसे छोटा बंडल होता है उसकी ऊर्जा hν होती है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। किसी भी ऊर्जा के बंडल की अगर बात करें आप, तो किसी भी ऊर्जा के बंडल की ऊर्जा सीधे सीधे आवृत्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं E = hν। अगर आप ये कहते हैं कि यह एक ऊर्जा का बंडल है, तो आप देख सकते हैं h जो है वो प्लैंक नियतांक है, और प्लैंक नियतांक का मान बदल नहीं सकता। तो अगर बंडल बड़ा होता है तो बदलेगा कौन? आवृत्ति। सामान्य रूप से जो कहा गया उसमें यह बात कही गई कि ऊर्जा के इन मंडलों में जो ऊर्जा की वृद्धि होगी वो किस फॉर्म में होगी? तो कहा गया इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगी, hν के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगी। मतलब hν है तो अगला एनर्जी 2hν हो सकता है, 3hν हो सकता है, 4hν हो सकता है, 5hν हो सकता है, और ऐसे ही जो चाहे सो। लेकिन hν/2 hν से कम की ऊर्जा पॉसिबल नहीं होगी, संभव नहीं होगी। ये तो एक सामान्य सी बात रही, प्रकाश के बारे में मैंने आपको याद दिलाया ताकि मैं आगे बढ़ूं तो आप मेरी बात को समझ सकें। अब प्रश्न उठता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन है क्या और ये शब्द आया कहां से आया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहले हमारी जानकारी इलेक्ट्रॉन नाम सुनते ही जो आई होगी दिमाग में वो ये आई होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वह पदार्थों का मूल कण है जो ऋणात्मक होता है। इतनी बात तो हमारे दिमाग में नाम सुनते ही आ गई होगी, जो पुराने कक्षाओं से हमें जानकारी में है। अब प्रश्न उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी और जानकारी ली जाए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपके पास जानकारी ली जाए तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी को आप बेहतर समझ सकेंगे अगर आप कुल मिला जुला करके कहा जाए कि परमाणु की संरचना की ओर बढ़ेंगे। परमाणु की संरचना के बारे में यह बताया गया कि भाई परमाणु जो है वह मुख्य रूप से परमाणु के अंदर नाभिक है और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब प्रश्न यह भी उठता है कि नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यह क्या मसला है? तो इस बात को समझने की ओर जब चला गया तो 1897 में 1897 में जे थॉमसन ने बताया कि यह जो ऋणात्मक की इलेक्ट्रॉन वास्तव में हैं, या यूं कहें कि 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसी काम के लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। अगर आप परमाणु की संरचना में थोड़ी सी बात आपको जरूर बताऊंगा। अगर परमाणु की तरफ बढ़े तो देखकर आप कहते हैं कि परमाणु के अंदर एक धनात्मक भाग है जिसे आप नाभिक कहते हैं। इस धनात्मक भाग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक नियम के अंतर्गत पाए जाते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक चूंकि धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणात्मक है, तो जाहिर तौर पर धनात्मक और ऋणात्मक है तो उनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा। यह बात कूलम्ब के नियम से हम पहले से ही जानते हैं, तो हम इस बात पर बहुत बल नहीं देंगे। मैं आपको एक सामान्य रूप से इसकी चर्चा किया ताकि आप मेरी बात को समझ सके। जब मैं नाम लूं तो आप इस बात को समझें कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है और कहां से वैद्युत आकर्षण बल की बात की जा रही है। अब अपने मुख्य टॉपिक की ओर बढ़े तो हमारी मुख्य जो टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं, हमारा मुख्य टॉपिक है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो कहा जाता है कि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने आपको बताया था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन इनमें पाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के सबसे बाद में, सबसे बाह्य कक्षा में पाया जाता है, उसके और नाभिक के बीच का आकर्षण बल बहुत ही कम हो जाता है, या यूं कहें नहीं के बराबर होता है, जिस कारण से वह बाह्य कक्षा में पाया जा रहा इलेक्ट्रॉन धातुओं में मुक्त रूप से घूमता हुआ पाया जाता है, या कहें धातुओं में मुक्त रूप से पाया जाता है। प्रश्न आगे बढ़ा।
कि अब इलेक्ट्रॉन तो धातु में मुक्त रूप से पाया जा रहा है, तो क्या वह इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ करके चला जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर जो बाह्य कक्षा में पाया जा रहा इलेक्ट्रॉन है, वह धातु के अंदर तो मुक्त रूप से पाया जाएगा, लेकिन वह धातु के पृष्ठ से बंधा हुआ होगा, वह धातु के पृष्ठ को छोड़ करके जा नहीं पाएगा। तो अब प्रश्न यह उठा कि अगर वह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर निकल गया तो क्या होगा? तो अगर वह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ करके, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर की ओर निकल गया तो वह घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना कहलाएगी। और साथ ही साथ यह भी जानने की ओर बढ़ेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे पृष्ठ को छोड़ करके बाहर की ओर जा पाएगा, धातु पृष्ठ को छोड़ के को कैसे पार कर पाएगा। तो धातु पृष्ठ को कैसे पार कर पाएगा, उस ओर बढ़े तो उस तरफ हम बढ़ेंगे तो हमको एक नाम जानने को मिलेगा, विभव प्राचीर। लेकिन पहले मैं अपनी बात को डिटेल में करूं तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं धातु को, जब इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर मुक्त है तो क्यों नहीं वह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ करके चला जा रहा है? तो उसके पीछे कहा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर तो स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर निकलता है, तो जहां से वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वहां धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणात्मक है, तो आप जानते हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो तुरंत उनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है और वह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ करके जाने के बजाय उस तरफ आकर्षित हो जाता है। इस कारण से आप पाते हैं कि धातु के पृष्ठ को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि धातु के पृष्ठ पर एक विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, और वही पोटेंशियल बैरियर जिम्मेदार होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के धातुओं के पृष्ठ से बाहर न निकलने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन के पास, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास कहीं से भी वह न्यूनतम ऊर्जा मिल जाए, जिस न्यूनतम ऊर्जा को पा करके वह उस विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर को तोड़ सके, पार कर सके, तो आप पाएंगे कि वह मुक्त इलेक्ट्रॉन तुरंत धातु की सतह को छोड़ करके बाहर की ओर निकल जाएगा, और उसी मिनिमम ऊर्जा को, जो वह न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उस विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को नाम दिया जाता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर मैंने लिख रखा है कि धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है, तथा यह घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। घटना मैंने आपसे पहले परिचित कराया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगी, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि जब वह मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलता है तो जहां से वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वहां धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो तुरंत वह धनावेश उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण से वह इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है पृष्ठ को छोड़ करके, और उस एक तरह से वहां एक विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है सरफेस पर, पृष्ठ पर, जिसे आप अंग्रेजी में पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब इस पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए इसका मतलब है आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उस मिनिमम ऊर्जा को जो उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए और वह इलेक्ट्रॉन पार करके पृष्ठ की सतह से बाहर निकल जाए, तो आपने उसका नाम दिया कार्यफलन, वर्क फंक्शन। अब आप देख सकते हैं इस वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कहा जाता है कि वर्क फंक्शन को सामान्य रूप से W या फाई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। W या फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस कार्यफलन वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है? तो कहा जाता है कि इसे सामान्य रूप से जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। अगर आप बात करें तो सामान्य रूप से जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप बात करते हैं तो कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधे 1.6 into 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है।
आप कह सकते हैं कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से एक्सीलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, तो जो उसकी ऊर्जा होती है वह सीधे सीधे आपके सामने लिखी गई है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई ये जो मैंने कहा, अगर आप इसको समझें तो ब्लॉक डायग्राम के रूप में तो आप ये देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया उसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में लिखा जाए तो आप देख सकते हैं यह एक धातु है, धातु पृष्ठ, ये देख सकते हैं ये मुख्य इलेक्ट्रॉन है, ये मुख्य इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये लगातार धातु में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन धातु पृष्ठ को छोड़ करके जा नहीं रहे हैं। अगर आप बाहर से इसे किसी भी तरह से ऊर्जा दें, किसी भी तरह से बाय एनी मींस आप उसे ऊर्जा दें, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने से है, तो आप पाएंगे कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर से कहीं भी कार्यफलन के बराबर की कम से कम की ऊर्जा मिल जाए तो तुरंत आप पाएंगे कि यह इस ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके इस पृष्ठ को छोड़ करके चले जाएंगे। तो प्रश्न अब यहाँ पड़ा कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जा सकती है। अब इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, भाई हमने तो अभी तो यही कहा कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से आप ऊर्जा दीजिए, उसका कुल मतलब क्या है, ऊर्जा से है। लेकिन अब अगला प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन को मुख्य रूप से किस किस तरह से ऊर्जा दी जा सकती है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने तरीके से संभावित होगा। इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने के मुख्य, जैसे आप एक व्यवहारिक रूप से अगर समझें तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कितने तरीके से दिया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि धातु को गर्म कर दिया जाए। तो अगर आप गर्म करेंगे इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, तो ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उसे तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। तो इस तरह से पहला तरीका इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का जो होगा वो होगा तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा है कि अगर आप किसी क्षेत्र के अंतर्गत धातु को रखें जिससे धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह उस क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित कर सकें, तो आप उस तरह के उत्सर्जन को क्षेत्रीय उत्सर्जन का नाम देंगे। तीसरा आप कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा दी जाए तो आप पाएंगे कि किसी धातु के पृष्ठ पर अगर हम बाहर से कोई विकिरण आपतित करावें तो आप पाएंगे कि उस विकिरण में से ऊर्जा के बंडलों को जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। और धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने की इस घटना को आप प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नाम देंगे, जिसे आप अंग्रेजी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं, कहते हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है जानना। तो अभी हमारी जानकारी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियों के बारे में जो बनी वह 3 तरह की मुख्य रूप से विधियां हम जान सकें कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो प्रयुक्त विधियां होंगी हमारे पास वो मुख्य रूप से 3 तरह की अभी हमारी जानकारी में आ सकी, जो हमारी सामान्य सोच है उसके अनुसार। तो पहला आपने जाना तापीय उत्सर्जन। इस तापीय उत्सर्जन में आप क्या कर रहे हैं, इस तापीय उत्सर्जन में आप पृष्ठ के ताप को, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और उस टेम्परेचर को बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ रही है और उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जब इस कार्यफलन के बराबर हो जा रही है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर निकल जा रहा है। दूसरा मैंने आपसे बताया कि क्षेत्र उत्सर्जन में मैंने आपको साफ तौर पर कहा कि जब किसी धातु पृष्ठ को किसी उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखने की वजह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह उस विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे और जब वह ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाएगी तो तुरंत वह इलेक्ट्रॉन उस सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर किसी धातु की सतह पर बाहर से हम प्रकाश की किरणों को आपतित करा रहे हों तो इन प्रकाश की किरणों में से उपयुक्त ऊर्जा के फोटॉन्स को यह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
अवशोषित करेंगे, जिससे उसकी ऊर्जा अगर कार्यफलन के बराबर हो जाएगी तो तुरंत वह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस धातु की सतह को छोड़ करके वापस चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यह कहलाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, या यूं कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एक और है जिसे आप जान लें, तो सीधे तौर पर मैं कहूं कि अगर कोई एक बहुत ही ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, अत्यधिक ऊर्जा का कोई बाह्य इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से टकराए, तो जो धातु के पृष्ठ के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वह टकराए हुए इलेक्ट्रॉन से कुछ ऊर्जा ले सकते हैं। अगर वह उस टकराए हुए इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, अगर उससे वह कुछ ऊर्जा ले करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वह जो अवशोषित कर लेते हैं, और वह ऊर्जा अगर कार्यफलन के बराबर होती है, तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि वह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, और आप कह सकते हैं कि यह भी एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधि होगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इस उत्सर्जन की विधियों के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके आगे मैं फोकस होऊंगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। इसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक, धन्यवाद।